बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा, तो दबा दो भाई साहब घंटी। गए फ्राइडे को काले होठों वाले बटले एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज हुई थी और भाई साहब वीकेंड के दौरान ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। वीकेंड में इस फिल्म ने बिजनेस किया 36 सीआर का, लेकिन यह बिजनेस उस अमाउंट के साथ है जिसके टिकट इस फिल्म के निर्माता गोलगप्पे दिनेश विजन ने खरीदे। यानी कि इस फिल्म का नेट रियल वीकेंड बिजनेस हुआ है तकरीबन 22 सीआर का। 22 सीआर का मतलब हुआ कि निर्माताओं का शेयर हुआ तकरीबन 10 करोड़ रुपए का, और मंडे को इस फिल्म को फेस करना पड़ा तकरीबन 55% का ड्रॉप। और अगर मंडे के दिन किसी फिल्म के बिजनेस में इतना बड़ा ड्रॉप आता है तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म एक ही हफ्ता सरवाइव करेगी, सेकेंड वीक में जा नहीं पाएगी, पहले ही हफ्ते में सिनेमाघरों से उतर जाएगी, सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी। और इस फिल्म के साथ एक कमाल की बात यह हुई कि तकरीबन उन सभी क्रिटिक्स ने इस फिल्म की मां बहन की जिनको पैसे नहीं मिले थे। जिनको पैसे मिले थे उन्होंने ही इस फिल्म को मास्टरपीस बताया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यह हुआ कि जहां कॉकटेल 1 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, वहीं कॉकटेल 2 बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। और यह इस बात का सबूत है कि बटले शाहिद कपूर की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। बटले शाहिद कपूर के लिए किसी को भी फिल्म नहीं देखनी है। कबीर सिंह के बाद आज तक बटले शाहिद कपूर की कोई फिल्म नहीं चली। इसके बावजूद भी निर्माता इस भाई को फिल्में देते रहते हैं। क्यों देते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। किसी जमाने में समय रैना का एक शो आया करता था यूट्यूब पर। उस शो के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि वो शो बंद हो गया। जितने भी वीडियोस थे यूट्यूब पर उनको डिलीट करना पड़ा, और शो के बंद होने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि समय रैना भर भर कर उसमें गालियां दिया करता था। लेकिन आज के वक्त में गालियां बिकती है। आज के वक्त में उस आदमी को सुपरस्टार माना जाता है जो गालियां देता है। आज की तारीख में गालियां ही चल रही है। I get horny, I watch तो वो लिखना पड़ा था, लास्ट टाइम नहीं लिखा था, मैं नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि समय का समय बिल्कुल सही चल रहा है। तो शो तो बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी समय को कई सारे एड्स मिले, जैसे कि एक्टरों को मिला करते हैं। और फिर समय को अप्रोच किया नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स वालों ने समय से कहा कि भाई साहब, आप हमारे लिए शो बनाइए, जितनी गालियां देनी है भर भर कर उतनी गालियां दीजिए। हिंदुस्तान की सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सरकार नेटफ्लिक्स को बंद करा ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जानकर आप भौचक के रह जाएंगे कि इस गालीबाज समय रैना के इस शो ने कौन से शो को रिप्लेस किया है। एक्चुअली समय रैना के शो ने रिप्लेस किया है कपिल शर्मा शो को, क्योंकि पिछले कई सालों से कपिल शर्मा शो की टीआरपी नहीं आ रही थी। आज की तारीख में उस शो को कोई नहीं देखता, और उसकी वजह यह है कि कपिल शर्मा में जीरो टैलेंट है। यह कपिल शर्मा की किस्मत थी कि उसका शो चल पड़ा था, नहीं तो कपिल शर्मा में एक भी ऐसा गुण नहीं है जिसकी वजह से उसका शो चले, लोग उसका शो देखें। कपिल शर्मा अब तक 5-6 फिल्में भी कर चुका है, सब की सब डिसास्टर रही है, क्योंकि किसी को कपिल शर्मा को देखना ही नहीं है। तो जहां कपिल शर्मा के शो पर एक जमाने में एक्टर्स जाया करते थे, वहीं इस शो पर आए आलिया और शर्वरी। आलिया जी, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, आपकी मूवीज ने 5-6 हजार करोड़ रुपए बनाए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स है आपके पास इतने सारे, नेशनल अवार्ड है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है। Why the fuck are you here यार? Why did you come to Latent? कहाँ लेटेंट, वाह, पर यहाँ कैमरा आप पे है। इन दोनों की फिल्म अल्फा जल्दी रिलीज होने वाली है। इन दोनों को यकीन है कि अगर ये उस फिल्म को प्रमोट करेंगी तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ब्लॉकबस्टर। ये अलग बात है कि आलिया और शर्वरी की फिल्म किसी को देखनी ही नहीं है, कोई अपने पैसे इन पर क्यों खर्च करेगा। तो जो आलिया के पीआर वाले हैं, वायरफ के पीआर वाले हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ये दो लड़कियां इस शो पर जाएंगी तो बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी और अल्फा ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हालांकि ना ही कपिल शर्मा के शो पर जाने से कोई फिल्म हिट होती है, ना फ्लॉप होती है, ना ही किसी और शो पर किसी के जाने से फिल्म फ्लॉप या हिट होती है, और ना ही शर्वरी और आलिया के इस शो पर जाने से इनकी फिल्म को कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आज की तारीख में बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन बेचारों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो आलिया शर्वरी के साथ वहां गई और वहां समय रैना ने वही किया जिसकी उम्मीद थी,
खूब गाली गलौज की। गाली गलौज के साथ साथ आलिया और शर्वरी की खूब बेइज्जती भी की, दोनों का खूब मजाक उड़ाया। तो आलिया जी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट बिलीव यू आर हियर, जेन्युइनली। Yeah, I'm kind of regretting it right now. मैंने भी किया था जिगरा देख के रिग्रेट। और जब इनका मजाक उड़ाया जा रहा था, इनको गालियां दी जा रही थी, तो दोनों खूब हंस रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब समय रैना इनको गालियां देता है तो ये हंसती है, जब KRK इनके बारे में कुछ कहता है तो ये रोती हैं, अदालत भागती हैं फौरन ही केस करने के लिए। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो समय रैना ने जो गालियां वहां दी वो हैं के साले देखता है करता है, साले चूतिए तू यहां कैसे आ गया, ये कौन से का जूस है। इसका क्या है, इसका क्या है, इसका कुछ है नहीं, ड्रिंक है यार, ड्रिंक है यार। तो अगर एक ऐसे शो में इतनी गालियां दी गई है जो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, जिसको घर में बैठकर पूरी फैमिली देखने वाली है और सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है हमें भी यह आजादी होनी चाहिए कि हम रिव्यू में क्या क्या गालियां दे सकते हैं। फिल्म अल्फा का ट्रेलर इतना घटिया है, उसको देखकर ही पता चल गया है कि यह फिल्म कितनी घटिया होने वाली है। तो जाहिर सी बात है इसके रिव्यू में मुझे भी कुछ गालियां यूज करनी थी और मैं यही सोच रहा था कि यार मैं गालियां यूज कैसे कर सकता हूं। लेकिन अब आलिया ने इन सभी गालियों को अप्रूव कर दिया है। आलिया ने कह दिया है कि भाई मैं अपने अल्फा के रिव्यू में ये सभी गालियां दे सकता हूं। तो मैं आलिया को एडवांस में थैंक यू कहना चाहता हूं कि उसने मुझे आजादी दी अल्फा में इन सभी गालियों को यूज करने के लिए। मैडम जी अल्फा का रिव्यू देख लेना आप, कसम से मजा ना आ गया तो KRK का नाम बदल देना। आपको पता है कि अक्की तकरीबन 60 साल का बूढ़ा हो गया है, लेकिन एक कहावत है कि बंदर बुढ़ापे में भी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। तो अक्की 60 साल की उम्र में भी लड़कियों से फ्लर्ट करना नहीं छोड़ रहा है। जरा देखिए दिशा के साथ क्या कर रहा है। ये वीडियो देखकर शायद आपको ऐसा लगा होगा कि दिशा ने अक्की को मिठाई खिला दी होगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दिशा जो है वो कमाल के माइंड की लड़की है, वो एकदम अड़ियल दिमाग वाली लड़की है। वो कैसी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से एक ऑफिस बॉय को मिठाई खिलाऊंगी तो खिलाऊंगी, एक सिक्योरिटी गार्ड को मिठाई खिलाऊंगी, एक 3 व्हीलर चलाने वाले को मिठाई खिलाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी के बिना मैं किसी को मिठाई नहीं खिलाऊंगी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि दिशा अक्की को भाव नहीं देने वाली। और इस दूसरे वीडियो में जरा देख लीजिए, दिशा ने यह साबित भी कर दिया है कि अक्की तुम बूढ़े हो चुके हो, जरा औकात में रहो, लिमिट में रहो। तो इस वीडियो में दिशा ने अक्की को अपनी कमर में हाथ नहीं रखने दिया। यह करके दिशा ने अक्की को बताया है कि भाई साहब एक दफा आपने मौज मस्ती कर ली, आपने फ्लर्ट कर लिया, बस उतना ही काफी है, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। आपकी लिमिट यहां खत्म होती है क्योंकि आप 60 साल के बूढ़े हो चुके हो, तो अपनी उम्र का लिहाज करो। शक्ति कपूर को आप जानते ही हो कितना संस्कारी है, और अब खबर आई है कि शक्ति कपूर की फैमिली के सभी मेंबर्स अलग अलग रहते हैं। शक्ति कपूर अलग रहता है, वाइफ अलग रहती है, बेटा अलग रहता है, बेटी श्रद्धा अलग रहती है। तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किस तरह की फैमिली है जो साथ में रहती ही नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, और ऐसा क्या करते हैं जो सबको अलग अलग रहना पड़ रहा है। सारी दुनिया जानती है कि शक्ति कपूर का बेटा और बेटी दोनों माल के कितने बड़े शौकीन हैं। श्रद्धा की कोई ना कोई वीडियो आती ही रहती है माल लेने के बाद वाली। बेटे का नाम भी कई बार आ चुका है, बेटे को कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया जा चुका है। और एक कहावत है कि जो बोया है वही काटोगे। तो शक्ति कपूर ने जो जिंदगी भर बोया है काटना तो वही पड़ेगा भाई साहब। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, लेकिन चारों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि शाम को उनके काम अलग अलग हो जाते हैं। शाम को वो चारों ही बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और जो नॉर्मल पब्लिक है वो जरा सोच करके देखे कि भाई एक फैमिली में 4 लोग हैं, लेकिन चारों अलग रहते हैं। तो जो आम लोगों की जिंदगी है और बॉलीवुड वालों की जिंदगी है, उनमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। भाई मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। मेरे बच्चे तो मां के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। मां उनको खाना खिलाएगी तो वो खाएंगे, नहीं खिलाएगी तो नहीं खाएंगे। समझ रहे हो।
इसी फ्राइडे को डायरेक्टर विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3D रिलीज हुई थी और भाई साहब फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया है। यही वजह है कि फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने विक्रम भट्ट को एक और फिल्म करने के लिए कहा है। इस फिल्म का नाम होगा 1920 कोल्ड विंटर। ये पूरी फिल्म दिसंबर और जनवरी में लंदन में शूट की जाएगी क्योंकि उस वक्त वहां फुल बर्फबारी होती है। जहां तक मुझे खबर मिली है, इस फिल्म में विक्रम भट्ट करीना कपूर या सारा अली खान को लेना चाहता है क्योंकि ये कहानी एक लड़की की कहानी है। जो लड़की है उसी का मेन रोल होगा। बहुत सालों पहले कंगना की एक फिल्म रिलीज हुई थी क्वीन, और फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ था तकरीबन 80 CR। क्योंकि फिल्म छोटे बजट की थी, यही वजह है कि उस फिल्म को हिट माना गया था। अब ऐलान कर दिया गया है कि जल्दी ही क्वीन 2 बनाई जाएगी, लेकिन क्वीन 2 में कंगना पूरे इंडिया का भ्रमण करेगी, पूरे इंडिया में बड़े बड़े मंदिरों में जाएगी, पूरे देश में देशभक्ति की खोज करेगी। आप सभी जानते हैं आज की तारीख में कंगना राजनेता है, तो जाहिर सी बात है वो हर चीज को देशभक्ति के साथ जोड़ना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वीन 2 इस सब्जेक्ट पर बनेगी तो डिसास्टर ही होगी, ठीक उसी तरह जैसे कि कंगना की पिछली 10-15 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी हैं। आज के वक्त में कंगना की 0 फैन फॉलोइंग है, किसी को कंगना की फिल्म नहीं देखनी है। तो अगर कंगना कोई ऐसी फिल्म करेगी जो बहुत ही कमाल की हो, तभी पब्लिक उस फिल्म को देखने जाएगी। लेकिन अगर कंगना हर फिल्म में पब्लिक को देशभक्ति सिखाने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है फिल्म नहीं चलेगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंगना को इस फिल्म को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में एक फेमस एक्ट्रेस है कुबरा खान। इस लड़की ने अपना जन्मदिन लंदन में मनाया और कुबरा खान की जन्मदिन की पार्टी अटेंड की सारा अली खान ने और उनकी दादी शर्मिला टैगोर जी ने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुबरा खान और सारा अली खान की कितनी अच्छी दोस्ती है कि सारा अपनी दादी के साथ इंडिया से लंदन गई कुबरा की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए। रितेश भाई एक शो होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉकअप। मीडिया को बुलाकर इस शो को लॉन्च किया जा रहा था। वहीं एक पत्रकार ने रितेश से पूछा कि आपके जो 2 बेस्ट फ्रेंड हैं संजय दत्त और सलमान खान, उन दोनों को ही लॉकअप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या आप उन दोनों को अपने शो में बुलाओगे? तो यह सवाल सुनकर रितेश बहुत ज्यादा नाराज हो गया और रितेश ने उससे कहा कि भाई साहब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा। जब पत्रकार ने फिर से रितेश से पूछा कि नहीं साहब आपको जवाब देना होगा, मैं एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं, तो रितेश ने कहा कि भाई मैं नहीं बुलाऊंगा, कर ले क्या करना है। जरा आप भी वीडियो देख लीजिए। जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं सलमान खान एंड संजय दत्त, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है लॉकअप का, तो क्या आप इन्हें नेटफ्लिक्स के लॉकअप में लाएंगे और सजा क्या देंगे? नहीं, सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल को मैं जवाब देके कोई डिग्निटी देना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज के जो पत्रकार हैं वो कुछ ऐसे सवाल पूछने लगे हैं जिनको सुनकर सेलेब्स नाराज हो जाते हैं। जेपी दत्ता की बेटी है निधि दत्ता, जो प्रोड्यूसर थी बॉर्डर 2 की, और अब निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 अनाउंस कर दी है। निधि दत्ता का कहना है कि जल्दी ही बॉर्डर 3 बनाई जाएगी। लेकिन मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूं कि मैडम जी जो बॉर्डर 2 है वो इतनी बड़ी डिसास्टर हुई है कि भूषण कुमार जिंदगी में बॉर्डर 3 करेगा ही नहीं। भूषण कुमार का बॉर्डर 2 में नुकसान हुआ है तकरीबन 100 करोड़ रुपए का, और बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पैसे आपने अभी तक नहीं दिए। तो जब आपको बॉर्डर 3 बनानी है, आपकी फिल्म हिट हो चुकी है, तो कम से कम उन वर्कर्स का पैसा तो दे दीजिए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि आप बॉर्डर 3 क्यों बना रही हो, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर 2 बनाने में आपकी हेल्प की थी, उन बेचारों ने मेहनत की थी, काम किया था, उनके पैसे तो दीजिए। दोस्तों हकीकत तो यह है कि बॉर्डर 3 अब कभी बनेगी नहीं, क्योंकि भूषण कुमार ही एक निर्माता है जो बॉर्डर 3 बना सकता था, लेकिन उसको बॉर्डर 2 में इतना नुकसान हो गया है कि वो बॉर्डर 3 कभी बनाएगा नहीं, और दूसरा कोई निर्माता कभी इस फिल्म को बनाने आएगा नहीं। पिछले 2 सालों से यश की फिल्म टॉक्सिक डिले होती आ रही है। बार बार इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जाती है, बदल दी जाती है, लेकिन फाइनली अब यह फिल्म रिलीज हो रही है 26 अगस्त को। लेकिन कमाल यह है कि इसी दिन और भी 3-4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की फिल्म 1 भी रिलीज हो रही है। भूषण की फिल्म खोसला का घोसला 2 भी रिलीज हो रही है इसी दिन। श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा भी इसी दिन रिलीज हो रही है। ईथा का टीजर मैंने देखा है, बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर है। श्रद्धा पता नहीं किस तरह से चिल्ला रही है। श्रद्धा ऐसे चिल्ला रही है कि जब मैंने उसको चिल्लाते हुए देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा लगा।
लगा। ये टीजर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म कुछ इस तरह से बनाई गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में चलेगी, बाकी कहीं नहीं चलेगी। और जहां एक तरफ वन का हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वहीं टॉक्सिक में काम किया है कियारा एडवाणी ने, यानी कि हस्बैंड वाइफ का टकराव होगा उसी दिन। टॉक्सिक के बारे में पहले से ही इतनी ज्यादा निगेटिविटी हो गई है कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। लेकिन एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन इस फिल्म के साथ जो बाकी की 3-4 फिल्में और रिलीज हो रही है वो इस बात का सबूत है कि अब ये सभी फिल्में फ्लॉप होने वाली है, इनमें से कोई भी फिल्म चलने वाली नहीं है। पिछले फ्राइडे को बालों की दुकान डायरेक्टर इम्तियाज अली की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा, और इस फिल्म का हीरो है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। दिलजीत एक फिल्म को करने के लेता है 15 से 20 करोड़ रुपए। इस फिल्म का पहले वीक का टोटल बिजनेस हुआ था 13 CR, और सेकंड वीक में ये फिल्म थोड़ा बेटर कर रही है, यानी कि सेकंड वीक का बिजनेस होगा तकरीबन 17 CR, यानी कि 2 वीक का बिजनेस होगा 30 CR। और आने वाले फ्राइडे को ये फिल्म उतर जाएगी। जाहिर सी बात है थर्ड वीक में ये फिल्म जाएगी नहीं। तो 30 CR बॉक्स ऑफिस का मतलब है कि जो निर्माता हैं उनको शेयर मिलेगा तकरीबन 14 CR का, और इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिक जाएंगे तकरीबन 20-25 करोड़ के, यानी कि तकरीबन 40 करोड़ रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म का बजट है 70 CR। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म ने सेकेंड वीक में अच्छा बिजनेस किया है, इसके बावजूद भी इस फिल्म में नुकसान होगा निर्माताओं का मिनिमम 30 करोड़ रुपए का। कितना भाई साहब? 30 CR। लेकिन जो बालों की दुकान डायरेक्टर है वो ये कह रहा है कि उसकी फिल्म हिट हो गई है। अबे लुखे मुझे ये बता कि जिस फिल्म में 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वो हिट कैसे हो गई है? ये दुनिया की कौन सी कैलकुलेशन है कि जिस फिल्म में 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है वो भी कामयाब हो गई है? बालों की दुकान डायरेक्टर हर थिएटर में पर्सनली जा रहा है, वहां पब्लिक से मिल रहा है और नए नए स्टंट कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो सब जगह जाएगा तो पब्लिक इस फिल्म को देखने चली जाएगी। और बालों की दुकान हर जगह यही कह रहा है कि उसकी फिल्म सुपरहिट हो गई है। तो मैं बालों की दुकान डायरेक्टर से कहना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आपकी फिल्म हिट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। जो निर्माताओं का 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वो पैसा आप वापस कीजिए, अपना घर बार मकान दुकान बेचिए और निर्माताओं से कहिए कि भाई ये पैसे लीजिए क्योंकि मैं अपनी फिल्म को हिट बता रहा हूं। और अगर तू लुक्खा निर्माताओं का वो पैसा वापस नहीं दे सकता जो उनका नुकसान हुआ है तो फिर फिल्म को हिट मत बोलो। और मेरे हिसाब से तो निर्माताओं ने इस बालों की दुकान पर केस कर देना चाहिए कि भाई जब हमारे 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तो ये फिल्म को हिट क्यों बता रहा है? पिछले 2 सालों से SLB की फिल्म बन रही है लव एंड वॉर। इस फिल्म में है आलिया, उनके पति रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के ड्राइवर विक्की कौशल। बीच बीच में इस फिल्म की शूटिंग होती ही रहती है। SLB की फिल्मों की शूटिंग ऐसे ही हुआ करती है। लेकिन कमाल यह है कि जब तक SLB की फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई मर ना जाए तब तक इस भाई की फिल्म कंप्लीट नहीं होती, तब तक इस भाई की शूटिंग खत्म नहीं होती। और अब इस फिल्म के सेट पर भी ऐसा ही एक हादसा हुआ है, उसमें एक आदमी मर गया है। SLB ने 40 लाख रुपए मुआवजा देने की हामी भरी है, यानी कि SLB के मुताबिक एक आदमी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए है। कितना भाई साहब? ओनली 40 lakhs। अरे SLB भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कम से कम उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए तो दीजिए भाई साहब। आप आलिया जैसी महाफ्लॉप एक्ट्रेस के साथ 500 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हो, तो जो एक आदमी आपके सेट पर मरा है उसकी फैमिली को अगर आप 1 करोड़ रुपए दे दोगे तो क्या आपका क्या घट जाएगा भाई साहब? आपके पास इतने पैसे दे दो यार। तेलुगु फिल्मों की हीरोइन श्रीलीला तेलुगु में अच्छा कर रही थी। अचानक इस लड़की को हिंदी में आने का शौक चढ़ा और अब ये हिंदी फिल्में पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। जहां देखो वहां ये कुछ ना कुछ करती मिल ही जाती है। योगा डे पूरे देश में मनाया गया और ऐसे ही एक फंक्शन में श्रीलीला भी गई। CM फडणवीस साहब की पत्नी और उनकी बेटी भी वहां थी। तो एक जगह मैडम, उनकी बेटी और श्रीलीला फोटो खिंचवा रहे थे खड़े होकर। उसके बाद मैडम ने श्रीलीला से कहा कि अब आप जाइए, हम दोनों को फोटो क्लिक कराने दीजिए। और श्रीलीला चुपचाप साइड में जाकर खड़ी हो गई। तुमच्या दोघींचा हां झालं 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 मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि श्रीलीला को हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तेलुगु में काफी फेमस है, तेलुगु में अच्छा कर रही थी, तो मेरे ख्याल में उसको वहीं फिल्में करनी चाहिए। गिप्पी ग्रेवाल इंडियन नहीं है बल्कि कैनेडियन है। गिप्पी ग्रेवाल की फैमिली कनाडा में ही रहती है, यानी कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे। कुछ दिनों पहले गिप्पी के घर पर फायरिंग हुई थी। बताया गया था कि बिश्नोई के लोगों ने फायरिंग की है। अब गिप्पी ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि फायरिंग होने से पहले तो उनको कोई कॉल आया ही नहीं था।
उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, फायरिंग क्यों की गई है। लेकिन फायरिंग होने के बाद उनको कॉल आया और उनको बताया गया कि फायरिंग इसलिए की गई है क्योंकि उसकी दोस्ती सलमान खान से है। तो गिप्पी ने कहा कि मेरी सलमान खान से कतई कोई दोस्ती नहीं है। हां, मैं सलमान खान को एक दो जगह मिला जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा और सलमान का रिश्ता है, हम दोनों की दोस्ती है। तो गिप्पी का कहना यह है कि अगर बिश्नोई ऐसा मानता है कि मेरी दोस्ती सलमान खान के साथ है तो यह गलत है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राखी सावंत भी कहीं ना कहीं पॉडकास्ट करती रहती है, इंटरव्यू देती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अब राखी ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि बॉलीवुड में जितनी भी लड़कियां हैं वो रात को निर्माता निर्देशकों के साथ सोती है और फिल्में पाती हैं। राखी ने जोर देकर कहा कि किसी भी लड़की को बिना सोए तो फिल्म मिल ही नहीं सकती। सारी हीरोइनें रात के अंधेरे में गपागप कर करके हीरोइनें बन जाती है और मीडिया के सामने शरीफ बनती है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बता दूं कि कंगना रनावत भी ये बात ऑफिशियली कह चुकी है कि किसी भी लड़की को बिना किसी के साथ सोए फिल्म नहीं मिल सकती। बिग बॉस कर चुकी आयशा खान ने भी अपने एक पॉडकास्ट में यही कहा था कि किसी भी लड़की को बिना किसी के साथ सोए कोई काम नहीं मिल सकता। हालांकि आज आयशा अच्छा काम कर रही है। आपको बिना सोए काम मिल ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो अब ये बात तो आयशा ही बता सकती है कि भाई जो उन्होंने उस वक्त कहा था वो सच है क्या, उनको काम वैसे ही मिल रहा है या ऐसी कोई बात नहीं है। राखी ने यह भी कहा कि वो किसी के साथ नहीं सोई, वो कोहनी पे गुड़ लगाती रहती है। वो निर्माता निर्देशकों को बोलती रहती है कि कल दूंगी, परसों दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, लेकिन देती कभी नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, मैं तो लोगों को गुड़ चखा के आगे बढ़ी हूँ। गुड़ चखाना है मतलब कि आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी, देती कभी नहीं हूं मैं, काम करके निकल लेती हूँ। राखी ने यह भी कहा कि कुछ लड़कियां बहुत ही पागल होती है जो जाकर पहले ही दिन दे देती हैं। मैं बहुत शाणी हूँ, पर कुछ लड़कियां उस जाल में फंस जाती हैं। कुछ लड़कियां पागल होती है, पहले जाके दे देती है, एक बार ले लिया फिर आपको कभी हीरोइन नहीं बनेंगे आप। राखी मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, अरे कुछ तो फिल्टर लगाइए। क्या कह रही हो, खुले आम ही सब कुछ कह रही हो यार, ऐसा ना करो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म रखो। आलिया भट्ट और शर्वरी अपनी फिल्म अल्फा को प्रमोट करने गई थी समय रैना के शो पर और कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, हो गई। लेकिन जब एक पत्रकार ने बॉबी देओल से पूछा कि क्या आप समय रैना के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाएंगे, तो बॉबी देओल ने कहा कि भाई ये समय है कौन, वो तो बताओ मुझे, ये कौन सा शो है जो वो करता है। मैं ना ही समय को जानता हूं और ना ही समय के शो को जानता हूं। सर, यू आर लिमिटलेस, आप लिमिट नहीं करते अपने आप को। जैसे देखें बंदर के बाद यू हैव अल्फा ओवर देयर, यू हैव जनन नायगन ओवर देयर, एंड आई वांट टू नो कि अभी आलिया और शर्वरी भी समय रैना के शो में दिखे थे, आप भी दिखेंगे किसी एपिसोड में? ये कौन सा शो मुझे पता है। अच्छा, आप तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से बॉबी देओल ने कह दिया है कि मैं समय जैसे गालीबाज को जानता ही नहीं हूं, मैं समय जैसे गालीबाज के शो पर कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। हां, बॉलीवुड में कुछ लोग दिमाग से पैदल हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों का शो करते हैं, और मैं बॉबी देओल की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। बॉलीवुड वालों ने ऐसे घटिया लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसे घटिया लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक सिंगर हुआ करती थी जिसका नाम है सोफी चौधरी। भूली बिसरी हो गई है बेचारी, अब कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी है न्यूज में रहने के लिए। समझ रहे हो? आप देखते ही हो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो फोटोग्राफर से कहती हैं कि मुझे पीछे से शूट नहीं करना, लेकिन सोफी एक इवेंट में आई और वहां फोटोग्राफर से कहा कि मुझे अच्छे तरीके से पीछे से शूट करो। और भाई साहब इसके बाद सोफी जो स्टाइल में चली और पिछवाड़ा दिखाया तो सभी फोटोग्राफर्स ने जमकर शूट किया भाई साहब। और ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 सेकंड सोफी ऐसे चली हो, नहीं भाई साहब, तकरीबन 1 मिनट तक सोफी ऐसे ही चलती रही, फोटोग्राफर्स को दिखाती रही, फोटोग्राफर्स शूट करते रहे, और सोफी ने मान लिया कि भाई उसकी कंट्रोवर्सी हो गई है, उसको पब्लिसिटी मिल गई है, और बिल्कुल सही माना था सोफी ने। आज की तारीख में यह सोफी का शूट हर जगह वायरल है। बॉलीवुड में ऐसे 2 बच्चे हैं जिनकी शक्ल एकदम संजय दत्त से मिलती है। एक है सोनाली बेंद्रे का बेटा, यह भी एकदम संजय दत्त दिखता है।
और एक है करिश्मा कपूर का बेटा, यह भी एकदम संजय दत्त दिखता है। और ना जाने लोग सोशल मीडिया पर क्यों पूछते रहते हैं कि इन दोनों की शक्ल संजय दत्त से क्यों मिलती है। अरे भाई, किसी की शक्ल किसी से भी मिल सकती है, यह कौन सी बड़ी बात है अगर इन दोनों की शक्ल संजय दत्त से मिलती है। यार कुछ भी स्टोरी बनाते रहते हो आप, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ यार। वैसे तो बॉलीवुड की सभी लड़कियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करती रहती हैं न्यूज में रहने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि भाई न्यूज में रहेंगे, दिखेंगे तो बिकेंगे, नहीं तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे लोग, फिल्में मिलना बंद हो जाएगी। तो अनन्या पांडे कहीं एक फंक्शन में आई और ऐसी ड्रेस पहनकर आई भाई साहब कि बेचारी से बैठा भी नहीं जा रहा था। अनन्या को अच्छी तरह पता था कि अगर वो बैठेगी तो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। तो अनन्या पांडे कोशिश कर रही थी कि इस तरह से बैठा जाए कि कुछ भी ना दिखे, कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन मैं मैडम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मैडम जी, आपने वो ड्रेस पहना क्यों था? जब आपने वो ड्रेस पहना था आपको उसी वक्त पता था कि उस ड्रेस में आप सही से बैठ भी नहीं पाएंगी, अगर आप बैठेंगी तो सब कुछ दिखेगा। तो जब मैडम जी सब कुछ पता था तो फिर ऐसा ड्रेस पहनना ही क्यों था? लेकिन हकीकत यह है कि वो ड्रेस आपने इसी वजह से पहना था कि कंट्रोवर्सी हो, है ना? अरे कुछ तो मर्यादा रखिए मैडम जी। सुनील ग्रोवर हरिद्वार गया था और रात को वहीं घाट पर जमीन पर सो गया था, और इसके बाद सोशल मीडिया पर सुनील के वो फोटो वायरल हो गए कि वो घाट पर सोया हुआ है। आप अंदाजा लगाइए आज की तारीख में लोग पब्लिसिटी के कितने भूखे हैं। भाई किसको पता था कि ये आदमी रात में वहां घाट पर सो रहा है? जाहिर सी बात है खुद ही वहां सोया, खुद ही फोटो निकलवाए, खुद ही फोटो सोशल मीडिया में डाले, खुद ही दुनिया को बताया कि देखो मैं घाट पर सोया हूं। अरे भाई क्यों सोए हो आप फकीर हो, लुखे हो, आपके पास पैसे हैं होटल में जाकर सोने के लिए, तो आप होटल में क्यों नहीं सोए? आप वहां जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए सोए थे, खुद ही फोटो निकाले थे और फिर खुद ही वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। तो भाई साहब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा भी ठीक नहीं है, कुछ तो मर्यादा रखिए। तेलुगु फिल्मों का एक महाठरकी डायरेक्टर है, बहुत बूढ़ा है, इसका नाम है राघवेंद्र राव। भाई साहब हर हफ्ते इसकी वीडियो वायरल होती है, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी लड़की को पकड़ते हुए दिखता है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में भी ये भाई एक लड़की को पकड़ रहा है और वो लड़की कह रही है कि कैमरा ऑन है, अभी मत पकड़िए। मेरी समझ में नहीं आता कि जो तेलुगु इंडस्ट्री के लोग हैं वो ऐसे आदमी के साथ काम क्यों करते हैं, जो लड़कियां हैं वो ऐसे आदमी के साथ काम क्यों करती है, जो तेलुगु के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो ऐसे घटिया आदमी के साथ काम क्यों करते हैं। जब ये आदमी इतना बड़ा ठरकी है, महाठरकी है और तेलुगु इंडस्ट्री वालों को पता है तो इसका बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हो आप भाई? SRK और अनुष्का का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर, आप भी देखेंगे तो मजा आ जाएगा। भाई साहब जरा देखिए। देख लिया आपने अनुष्का कितना जबरदस्त डांस कर रही है और SRK उसका मजाक बना रहा है कि मैं पैसे उड़ा रहा हूं। मेरे ख्याल में ये वीडियो उस वक्त का है जब ये दोनों कहीं शूट कर रहे होंगे और शूट के बाद शाम को साथ में खाना वाना खा रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। बस वहीं पर एक गाने पर अनुष्का ने डांस किया और वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये तो सारी दुनिया जानती है कि SRK और अनुष्का की बहुत ही जबरदस्त दोस्ती थी, कमाल की दोस्ती थी, क्योंकि ये लड़की SRK के साथ ही लॉन्च हुई थी, तो जाहिर सी बात है SRK उसके लिए स्पेशल है। लेकिन ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगा ये शायद SRK को भी नहीं पता था। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है इंदर कुमार, किसी जमाने में इस भाई ने अपनी बेटी के लिए एक फिल्म बनाई थी और उस वक्त इसने पूरे बॉलीवुड से कहा था कि इसकी बेटी की फिल्म जब रिलीज होगी तो कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। और भाई साहब जब वो फिल्म रिलीज हुई तो इतनी बड़ी डिसास्टर हुई थी कि 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी। अब इस भाई ने एक फिल्म बनाई है अपने बेटे के लिए जिसका नाम है अमन कुमार, और जो बहुत ही गंदा दिखता है, बेइंतहा गंदा दिखता है। मतलब इस लड़के की पर्सनैलिटी इतनी खराब है, इतनी घटिया है कि ये हीरो के साथ में भी खड़ा होने के काबिल नहीं है। इस लड़के के साथ एक गंदी सी हीरोइन भी है जिसका नाम है आकांक्षा शर्मा। आज इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया गया है और भाई साहब उस सॉन्ग को देखकर कसम से मुझे उल्टियां आने लगी।
मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसी शक्ल का लड़का हीरो कैसे हो सकता है, ऐसी पर्सनैलिटी का लड़का हीरो कैसे बन सकता है। अरे भाई, शाहरुख खान का बेटा जो अच्छा खासा दिखता है वो हीरो नहीं बन रहा है, जो अक्षय कुमार का बेटा है अच्छा खासा दिखता है वो हीरो नहीं बन रहा है। तो इंदर कुमार को कम से कम यह तो सोचना चाहिए था कि उसका बेटा इतना गंदा दिखता है, इतना हॉरेबल दिखता है कि वो एक्टर जिंदगी में कभी बन ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने, जिसकी मस्ती 4 रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई थी। और मिलाप को अच्छी तरह पता है कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी बहुत बड़ी डिसास्टर होगी। इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं आएगा, इस फिल्म को इंदर कुमार का पड़ोसी भी देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि यार इंदर ने इतने घटिया से दिखने वाले लड़के के ऊपर 20-25 करोड़ रुपए क्यों उड़ा दिए हैं। राजस्थान का एक डॉक्टर है जिसका नाम है अजय मुर्दिया, जिसने विक्रम भट्ट साहब के ऊपर भी केस कर दिया था। बस उसी से पैसे लेकर इंदर कुमार ने यह फिल्म बनाई है और इंदर कुमार को यह यकीन था कि ये पैसे उसको कभी वापसी देने नहीं पड़ेंगे। हालांकि इंदर कुमार को अच्छी तरह पता है कि जैसी शक्ल उसके बेटे की है, जैसी पर्सनैलिटी उसके बेटे की है, ऐसे हीरो नहीं होते बॉलीवुड में। तो जब एक आदमी को ये कॉन्फिडेंस था कि भाई जो पैसे उसने लिए हैं, जो पैसे उसने अपने बेटे पर उड़ा दिए हैं वो कभी वापसी देने ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर फिल्म बनाने में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन आज पूरा बॉलीवुड, पूरी दुनिया गारंटी के साथ कह सकती है कि इंदर कुमार को डॉक्टर साहब के पैसे लौटाने ही पड़ेंगे और इस फिल्म से तो रिकवरी होगी नहीं 1 रुपए की भी। तो अब इंदर कुमार अपना घर बार मकान दुकान बेचेगा और डॉक्टर साहब के पैसे वापसी करेगा। ये जो पुत्र मोह है बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें बड़े बड़े तुर्रम खान लुट गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंदर कुमार भी 20-25 करोड़ रुपए उड़ा देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। समझ रहे हो भाई। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।